नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रिटेन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। संसद में तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा, नहीं हुआ कोई कामकाज। एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जारी रहा आरोप प्रत्यारोप। हंगामे के बीच ही लोकसभा में पेश हुआ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक। बीसीसीआई भी आ सकता है दायरे में। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जारी रहा हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर के तहत अब तक 98.01% मतदाताओं को किया गया कवर। गुजरात एटीएस ने किया अलकायदा के AQIS मॉड्यूल का भांडाफोड़। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय उपमहाद्वीप विंग से जुड़े हैं चारों आतंकी। मैनचेस्टर टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई भारतीय पारी। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने खेली अर्धशतकीय पारी। ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट। और आइए शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर लंदन पहुंच चुके हैं। वे यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर लंदन की यात्रा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर द्विपक्षीय मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये यूके की चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा पहले से ही व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री की यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honorable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे।
इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। और वहीं बीते कुछ वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों की करीबी साझेदारी समृद्ध भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत और यूनाइटेड किंगडम, दो लोकतांत्रिक देश जिनकी साझेदारी इतिहास की गहराई से जुड़ी हुई है। इस यात्रा में बेहद अहम पड़ाव था साल 2021 का, जब भारत और ब्रिटेन ने रोड मैप 2030 का ऐलान किया। ये एक बहुआयामी रणनीतिक समझौता था जो व्यापार, रक्षा, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए तो 2024 में भारत और यूके के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $57 बिलियन तक पहुंच गया। वर्तमान में यूके भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। अब तक ब्रिटेन का भारत में कुल निवेश $35 बिलियन के पार है। उधर भारत ने यूके में $19 बिलियन का निवेश किया है और वहां 971 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं, जो 1 लाख से अधिक ब्रिटिश नागरिकों को रोजगार दे रही हैं। भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के निर्माण में सहयोग और मेक इन इंडिया के तहत सह निर्माण का काम जारी है। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में यूके भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है। कोविड-19 के दौरान भारत यूके साझेदारी ने वैक्सीन निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। वर्तमान में लगभग 1.7 लाख भारतीय छात्र ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले 18.64 लाख भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के रिश्तों का मजबूत पुल हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल के 15 सांसद हैं। ब्रिटेन में 65,000 से अधिक कंपनियां प्रवासी भारतीयों की हैं, जो यूके की अर्थव्यवस्था में $48.2 बिलियन का योगदान करती हैं। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार की बात करें तो बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन भी हंगामे से भरा हुआ रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई आज भी बाधित रही और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरे दिन में आज केवल 1 घंटा 18 मिनट सदन की कार्रवाई चल सकी और इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाइकआउट पर चर्चा करने का संकेत दिया। बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से जन्मी हताशा है। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर हंगामा। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर आर पार की लड़ाई। विधानसभा में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्षी विधायकों का हंगामा, वेल में की नारेबाजी। सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई तीखी बहस। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को दिलाई राजद शासनकाल की याद। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष सदन में सरकार को एसआईआर और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहा था। तेजस्वी यादव ने एसआईआर का मुद्दा सदन में उठाया और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासन की याद दिला दी। पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सदन में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपशब्द का प्रयोग किया। इस पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ।
इसके बाद सदन के पहले सत्र की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता वेल में प्ले कार्ड लेकर उतर गए। अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें वहां से हटाया गया। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दूसरे सत्र में सदन की कार्यवाही करीब 55 मिनट तक चली। बिहार विधानसभा से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक के साथ 6 विधेयक को पास करा लिया गया। बात अगर SIR की है तो ये आज की बात थोड़े, ये तो पिछले 2 महीने से चल रही है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सही वाजिब जेन्युइन मतदाता वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अब केवल 2 दिन ही बाकी है। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण अभी तक एक दिन भी सदन की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल सकी है। SIR को लेकर विपक्ष की राजनीति सड़क से अब सदन तक पहुंच गई है। पटना से DD न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और RJD नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो बहिष्कार भी एक विकल्प हो सकता है। तेजस्वी के बयान पर बिहार BJP के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव बहिष्कार का बयान उनकी हताशा और हार की आशंका को दर्शाता है। तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मन में जो हार की आशंका है, जो कि बिल्कुल होने ही वाली है, यह उस हताशा को दर्शाता है। और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को धमकी देना, बताइए, मतलब ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और लोगों से करवाएंगे। ये असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इनका है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है। याद करिए तेजस्वी यादव जी, आप लोग ही नहीं तो जाकर के चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव के बाद शिकायत किया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोटर जुटे हुए, इनका नाम हटना चाहिए। आज चुनाव आयोग वो काम कर रहा है तो आप उस पर फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। और वहीं बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिली हैं। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को बढ़े हुए पेंशन राशि का लाभ देकर विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि राज्य के समाज कल्याण मंत्रालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। पेंशन और महिलाओं के लिए की गई घोषणा पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। बिहार में आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए बीते सालों में ढेर सारे कार्य हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी मौजूद हैं बात करने के लिए। पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए क्या क्या बीते वर्षों में कार्य हुए हैं? अभी तो लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि कोई पिछड़ा या दलित, सबके लिए काम हो रहा है। उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। अभी हम लोगों ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वो भी तो उसमें सभी लोग हैं ना। विपक्ष एक सवाल ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये तो चुनावी साल की घोषणा है और चुनाव अब एन वक्त पे आया तो मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपये से बढ़ा के 1100 कर दिया। अभी 1223 करोड़ रुपया मासिक है और 14,682 करोड़ रुपया से ज़्यादा इसमें सालाना खर्च होगा। और रही बात चुनाव का, तो जिस समय मुख्यमंत्री जी बिहार की बागडोर संभाले वो पंचायत में महिलाओं को 50% दिए, अति पिछड़ों को 20% पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण दिए। इन लोगों ने तो एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है ये कह करके मामला को न्यायालय में लटकाने का काम किया, क्योंकि इनका मंशा नहीं रहता है अपने लोगों से बाहर निकलने का। तो ये थे हमारे साथ बिहार के समाज कल्याण मंत्री और जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, सारे तबकों में विकास हुआ है और जिस तरीके से जो पिछली सरकार ने बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की है, तो एक बार फिर इनकी कोशिश है कि उस पुराने वायदे को, उस पुराने नारे को जिंदा रख के बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, पटना। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भारतीय तारामंडल के साथ
नेविगेशन की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि लगभग 12,000 ट्रेनों को NAVIC और अन्य GNSS समूहों का उपयोग करके वास्तविक समय में ट्रैकिंग के लिए लक्षित किया गया है। लगभग 8700 ट्रेनें पहले से ही अन्य GNSS उपकरणों के साथ साथ NAVIC से सुसज्जित हैं। अब तक 11 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। उनमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में 4 उपग्रह स्थिति, नेविगेशन और समय निर्धारण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 4 उपग्रहों का उपयोग एक तरफा संदेश प्रसारण के लिए किया जा रहा है और एक उपग्रह अपनी सेवा समाप्ति के बाद सेवा मुक्त हो गया है। 2 उपग्रह इच्छित कक्षा तक नहीं पहुंच पाए। NVS 3 को 2025 के अंत तक प्रक्षेपित करने की योजना है और इसके बाद 6 महीने के अंतराल पर NVS 4 और NVS 5 को प्रक्षेपित करने की योजना है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2015 से 16 से वित्त वर्ष 2021 से 22 तक लागू किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के पहले 3 संस्करणों PMKVY 1.0, PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नजर रखी गई है। PMKVY 3.0 तक STT प्रमाणित उम्मीदवारों में प्लेसमेंट दर 43% थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयंत चौधरी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नौकरी बनाए रखने, आय में वृद्धि और प्रशिक्षण की प्रासंगिकता सहित विभिन्न परिणाम मापदंडों को मापने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कई तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के केंद्र सरकार के लगातार ठोस प्रयासों के शानदार परिणाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है और नई तकनीकों और डिजिटल वर्कफ्लो को बढ़ावा देने के साथ ही स्टूडियो और ट्रांसमीटर अवसंरचना का उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। जन जन तक पहुंच का विजन और आधुनिक तकनीक का समावेश देश का लोक सेवा प्रसारक इसी दृष्टिकोण के साथ विश्वसनीयता और विस्तार की नई इबारत लिख रहा है। केंद्र सरकार के लगातार ठोस प्रयासों के शानदार परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। बिहार सहित देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार से जुड़े सवाल के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र योजना, प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास के अंतर्गत इन केंद्रों का उन्नयन किया जा रहा है। 2539.61 करोड़ रुपए वाली ये योजना 2021 से 26 की अवधि के लिए है। प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और डिजिटल वर्कफ्लो को बढ़ावा और स्टूडियो और ट्रांसमीटर अवसंरचना का उन्नयन इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। बिहार के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा को बताया गया कि केंद्र सरकार ने राज्य में प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 64.56 करोड़ रुपए और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। देश की भाषाई और भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आकाशवाणी के विस्तार को मंजूरी मिली है। BIND योजना के ही अंतर्गत मंडी में 5 किलोवाट का ट्रांसमीटर, साथ ही चंबा और धर्मपुर में 1-1 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार के इन प्रयासों से देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण इंफ्रा का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोक सेवा प्रसारण को अधिक समावेशी, प्रभावी और सुलभ बनाने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत को जानिए क्विज के विजेताओं ने लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्विज के विजेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी जताई। Literally started crying. You can see the tears in my eyes, the joy of seeing him live, and then the work which he is doing for the country is amazing. Like, he made us proud wherever we go.
So we love you, Modi. Jai Shankar ji and Dorai Swami ji, keep it up. Our relationship are going better and better, and I give my life to you, Modi ji. Long live Modi ji. God bless you. मोदी जी ऐसे ही मिलते रहिए, भगवान करे आपको लंबी आयु मिले, सच्चे राज ऋषि हैं आप। यूके में रहने वाले हम सब भारतीय ब्रिटिश नागरिक मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस तरीके से भारत को उन्नति करवा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और भी आगे ले जाते रहेंगे। आज मोदी जी यहाँ यूके में आए हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, हम सालों से वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। इससे हमारे इंडिया और यूके के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे होने वाले हैं और हम मोदी जी को सामने देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने भगवान, साक्षात भगवान आ गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि बार-बार मोदी आते रहे और ऐसे इंडिया यूके के रिलेशन से आगे बढ़ते रहे। और सरकार ने डीडी फ्री डिश के जरिए दक्षिण भारत की भाषाओं में प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब डीडी फ्री डिश देश के लगभग 4.9 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है, जो वर्ष 2018 में 3.3 करोड़ थी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डीडी फ्री डिश की ई नीलामी प्रक्रिया में विशेष स्लॉट आरक्षित किए गए हैं। इससे दक्षिण भारत के निजी प्रसारकों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिला है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से डीडी फ्री डिश पर 3 नए निजी चैनल TV9 तेलुगु, आस्था कन्नड़ा और आस्था तेलुगु जोड़े गए हैं और इसके अलावा क्षेत्रीय दूरदर्शन के चैनल डीडी तमिल, डीडी सप्तगिरी, डीडी चंदाना, डीडी यदागिरी और डीडी मलयालम पहले से ही फ्री डिश पर उपलब्ध है और इन चैनलों को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार ने यह भी बताया है कि फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर 27 शैक्षिक चैनलों के जरिए दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक्य ने त्रिपुरा में बिहार मॉडल की तर्ज पर मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग की। टिपरा मोथा पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए त्रिपुरा में SIR अभियान शुरू करने की मांग की। टिपरा मोथा प्रमुख ने त्रिपुरा में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर सीमावर्ती देश से त्रिपुरा में अवैध प्रवास जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मूल निवासियों को अपने अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से त्रिपुरा में SIR अभियान चलाने की मांग करते हुए कहा कि अवैध प्रवासन मूल निवासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए एक वास्तविक खतरा है। अब बात पश्चिम बंगाल की। ऐसे वक्त में जब विभिन्न राज्य कंपनियों को राज्यों में निवेश करने को आकर्षित कर रही हैं, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। यानी ये कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं और जिसके लिए राज्य सरकार की लचीली व्यवस्था ही जिम्मेदार हो सकती है। राज्य में अगले वर्ष चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने की मांग की है। अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल का CEO कार्यालय राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस व्यवस्था के तहत ये गृह विभाग पर निर्भर रहता है। चुनाव आयोग अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि CEO का कार्यालय राज्य सरकार पर निर्भर न रहे और इसके लिए अलग बने विभाग के पास समर्पित बजट की बात कही गई है, ताकि CEO कार्यालय वित्तीय रूप से और चुनाव कर्मियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार पर निर्भर न रहे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बिहार के तर्ज पर बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की मांग कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। बंगाल में तो बहुत पहले करना चाहिए था, देर से हो रहा है, फिर भी सही काम हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंगाल में स्वतंत्र हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा तो तृणमूल के लिए बहुत घातक बन जाएगा। कारण वो चाहते हैं चोरी, वो चाहते हैं वोट में धांधली और ये सारे कुछ बंद हो जाएगा। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस डर रहा है। पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माना जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं।
इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017-18 में देखा गया, जब 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा कि पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के बीच अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य भारतीय राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां स्थानांतरण के समय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। व्यवसायों का ये सामूहिक पलायन टीएमसी शासन के तहत राज्य के औद्योगिक माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। जहां बंगाल कभी उद्यम का केंद्र हुआ करता था, वहीं खराब शासन, नीतिगत अस्थिरता और निवेशकों के विश्वास की कमी ने कंपनियों को यहां से दूर कर दिया है। 2015-16 में 869 कंपनियां चली गईं, 2016-17 में 918 कंपनियां और 2017-18 में 1027 कंपनियां चली गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1308, दिल्ली में 1297, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ में 511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। मालवीय ने कहा कि असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सैकड़ों कंपनियों को आकर्षित किया है। अमित मालवीय ने कहा कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नौकरियों के नुकसान, आर्थिक गिरावट और निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है। अब ये पूछने का समय आ गया है कि इस आर्थिक पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश में किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने वैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो देश भर में आपदा या संकट की स्थिति से निपटने की शीर्ष इकाई होगी। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष और सदस्य समिति के सदस्य होंगे। ये समिति सभी मंत्रालयों, राज्यों, एजेंसियों और संगठनों के बीच समन्वय और सक्रिय निगरानी का कार्य करेगी। संभावित या उभरते संकट की स्थिति में सरकार की ओर से शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना, रणनीति तय करना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना समिति का दायित्व होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।